ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण हादसा, खाई में गिरी मजदूरों से भरी बस। दुर्ग हादसे में 12 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया है दुख। तो दुर्ग में हादसा, 12 लोगों की इस हादसे में, इस दुर्घटना में मौत हुई है। खाई में मजदूरों से भरी हुई बस गिर गई और इसकी वजह से 12 लोगों की मौत होगी। 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और इस हादसे को लेकर दुर्ग के डीएम का क्या कहना है, आइए आपको सुनते हैं। बस जो एक डिस्टिलरी केडिया डिस्टिलरी की मजदूरों की बस थी, वो सड़क के किनारे गहरी खाई में गिरी, जिसमें अभी तक की हमारी जो जानकारी है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 14 व्यक्ति अस्पताल में अभी एडमिटेड हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद में और पुलिस की जांच के बाद में जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, बिल्कुल सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही गंभीर। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ बस खाई में गिरी, घायलों का हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर के अस्पताल पहुंची। ये देखिए तस्वीरें। 50 फीट खाई में ये बस गिरी, 12 लोगों की मौत हुई और उसके बाद देखिए उप मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे घायलों का हालचाल जानने के लिए। और घायलों से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा रायपुर के एम्स पहुंचाई। सुनाते उन्होंने घायलों से मुलाकात के बाद क्या कहा। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से, बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं, जांच के बाद स्पष्ट होगी। अमित मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, क्या स्थिति है घायलों की, क्या इलाज चल रहा है? और डिप्टी सीएम भी आए, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया घायलों और उनके परिवारजनों को? देखिए, जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उसके बाद तुरंत सबसे पहले प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। और अस्पताल पहुंचाने के बाद में सबसे पहले डिप्टी सीएम वहां पर विजय शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने जाकर सभी घायलों से और उनके परिजनों से बातचीत की थी। सबसे बातचीत करने के बाद जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने बताया कि वहां पर जो घटना हुई थी उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, जिस तरीके से लाइट अचानक जो गाड़ी की बंद हो गई और उसके बाद ड्राइवर ने नियंत्रण खोया और सीधे 50 फीट नीचे खाई में गिर गई। मैं आपको बता दूं कि वो जगह जिस रास्ते से डिस्टिलरी के तमाम कर्मचारी हर रोज आते जाते हैं, लगभग 8:30 बजे उनकी शिफ्ट खत्म होती है और उसके बाद फिर वो बस में बैठकर कुछ लोग रायपुर और कुछ लोग अन्य क्षेत्रों पर उतरते हैं। दुर्ग से रायपुर के बीच में जो कुम्हारी का इलाका है, वहां पर ये पगडंडी जैसा नुमा एक रास्ता है, जहां पर न तो लाइट होती है और न ही किसी तरीके की अन्य रोड की सुविधा है। कच्चे रास्ते पर कुछ दूर चलकर फिर मेन रोड पर आने के बाद में इस बस के जरिए लोगों को, कर्मचारियों को रोज आना जाना पड़ता है। और इसी वक्त जो घटना हुई थी वो उसी पगडंडी की ही बताई जा रही है, जहां पर जैसे ही मौके पर जब लोग पहुंचे थे कर्मचारी को बचाने के लिए, वहां पर जब जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो बड़ी मशक्कत उनको सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ना तो गाड़ियों के लिए आवाजाही, दो गाड़ियों के क्रॉस होने की, बिल्कुल अपने आप में ये भी एक चुनौती थी। आप नजर बना रखे अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर से विजय नारायण सिंह के मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है। दिखाते आपको रिपोर्ट में पूरी खबर। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है पल्लवी होटल के पास पहले विजय नारायण सिंह की अजय सिंह से कहासुनी हुई। इसके बाद हमलावर ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ गोली मार दी। गोली विजय नारायण सिंह और अनुज शर्मा को लगी थी। विजय नारायण सिंह को गोली मारने के बाद पैर से अजय सिंह ने कई बार उस पर प्रहार किया। घटना के बाद हमलावर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से चलते बने। ये पूरी वारदात सड़क पर दूसरी तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाला अम्बेडकर नगर के मरुआ का रहने वाला अजय सिंह सिलावट है। पुलिस ने अजय सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और मध्य प्रदेश में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। कई जिलों में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा की हैं, जहां आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है।
तेज हवाओं से कच्चे मकानों की छत पर लगे टीन हवा में पत्तों की तरह उड़ गए। इतना ही नहीं, इस तबाही से दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा। ये प्लांट ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में बनाया जा रहा है। आंधी में इस प्लांट की कई सोलर पैनल उड़ गए। इस प्लांट के लिए बीते हफ्ते से सक्तापुर में 300 मेगावाट क्षमता की ग्रिड बनाई गई थी। तूफान से कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है। और अमेरिका के शिकागो में बिना सीट बेल्ट के एसयूवी ड्राइव कर रहे व्यक्ति पर पुलिस ने क्यों की ताबड़तोड़ फायरिंग, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। एक एसयूवी को घेरकर ताबड़तोड़ गोली बरसाते हुए सुरक्षा कर्मियों का ये वीडियो शिकागो का है। शिकागो पुलिस ने 41 सेकंड तक 100 गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक बिना सीट बेल्ट पहने एसयूवी चला रहे डेक्स्टर रीड नाम के शख्स को रोका गया था। रीड ने वाहन से निकलने से इनकार कर दिया और पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश में एक अजीब सा मामला आया। मध्य प्रदेश में नितिन जैन नाम का शख्स न कभी तमिलनाडु गया, न ही किसी बैंक में उसने खाता खोला, फिर भी खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मजदूर को इनकम टैक्स विभाग ने 1.25 करोड़ का नोटिस थमाया। इस जानकारी के बाद युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। महज 5,000 रुपए वेतन पर एक दुकान में हेल्पर का काम करने वाले इस युवक से आयकर विभाग ने पूछताछ की तो पता चला कि उसके नाम से एक अवैध बैंक अकाउंट तमिलनाडु के कुट्टलम में है और अकाउंट में साल 2014-15 से लगातार मोटी राशि का ट्रांजैक्शन हो रहा है। नितिन जैन ने तत्काल पुलिस में शिकायत दी है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इनको कहा गया है कि पता करो आप कि मेरा कौन अवैध रूप से खाता चला रहा है उस शहर में, तो उसे दंड दीजिए। ग्वालियर से एक खबर आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें। ग्वालियर में एमए कर रहा एक छात्र पिछले 3 महीने से परेशान है। इस छात्र के पैन कार्ड का अज्ञात लोगों ने इस्तेमाल किया है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी का छात्र उस वक्त हैरान रह गया जब उसको इनकम टैक्स का नोटिस मिला। पता चला कि उसने अकाउंट से 46 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया है। मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ली है और उस फर्म से काफ़ी करोड़ों का लेन देन किया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल में आया है, उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया। और गाजियाबाद में एक और फैक्ट्री मजदूर को टैक्स चोरी का नोटिस मिला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 8,000 रुपए महीना कमाने वाले एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी करने के लिए नोटिस जारी किया। मजदूर की महीने की कमाई कुल 8,000 रुपए है। 7 करोड़ रुपए की लेन देन करी गई है और उसका इनकम टैक्स नहीं भरा है। उस इनकम टैक्स का ये नोटिस हमारे द्वारा है। जो प्रार्थना पत्र प्राप्त है उसकी गंतव्य जांच की जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिए जाएंगे और उसके आधार पे जो नाम आएंगे प्रकाश में उन पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद से ही श्रमिक और उनका परिवार परेशान है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। और आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पीएम मोदी की जनसभा है। पीएम मोदी तमिलनाडु के वेल्लोर और पोलाची में करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र के रामटेक में चुनावी जनसभा करेंगे पीएम मोदी। ये नजारा चेन्नई का है। पीएम मोदी ने मंगलवार को यहाँ एक रोड शो किया। आज पीएम मोदी वेल्लोर में पीएम की उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि और न्यू जस्टिस पार्टी की उम्मीदवार एसी शनमुगन के समर्थन में जनसभा करेंगे। सौम्या और शनमुगन को एनडीए का स्टार उम्मीदवार माना जा रहा है। इसके बाद वो पोलाची में भी जनसभा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 5.75 था, जिसे 2 अंकों में लाने की कोशिश पार्टी कर रही है। और पीएम मोदी ने पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है
मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। राहुल गांधी कल राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 12 अप्रैल को तमिलनाडु और 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आइए देखते हैं राहुल गांधी के राजस्थान दौरे से पहले ये रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को दी थी। चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कई सीटों पर कांटे का मुकाबला दिख रहा है। नागौर सीट पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार एनडीए से जीते हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। 11 अप्रैल को राहुल गांधी राजस्थान के फलौदी और अनूपगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के चुनावी हलफनामे के विवरण को चुनाव आयोग ने सीबीडीटी से सत्यापित करने के लिए कहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के शशि थरूर से है। नामांकन के दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने अपने हलफनामे में 2021-2022 के लिए अपनी टैक्स योग्य आय के रूप में 680 रुपए घोषित किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार ने चुनावी हलफनामे में अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी है। पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सीबीडीटी से राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे में दी गई जानकारी को सत्यापित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की संपत्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने क्या कहा है, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। एक निर्दलीय विधायक की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में नामांकन के समय उम्मीदवारों को अपनी या किसी आश्रित की पूरी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उस संपत्ति से वोटिंग या उम्मीदवार पर असर नहीं पड़ता हो। कारीखोखरी साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीते थे। चुनाव में संपत्ति की पूरी जानकारी न देने के आरोप में कारीखो की सदस्यता गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। और लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार देर शाम जारी की। इस लिस्ट में बिहार की 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी की पहली लिस्ट में लालू यादव की दोनों बेटियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें रोहिणी आचार्य को सारण से, जबकि मीसा भारती को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाया गया। इनके अलावा पूर्णिया से भी बीमा भारती को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें आरजेडी सबसे अधिक 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज जेल में केजरीवाल से मिलेंगे सीएम भगवंत मान। बड़ी खबर है, संजय सिंह भी आज केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे तिहाड़ जेल में दोनों की मुलाकात होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह आज केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करेंगे। तीनों नेताओं की मुलाकात जेल में दोपहर करीब 1 बजे होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भगवंत मान और संजय सिंह के बीच ये पहली मुलाकात होगी। बता दें कि मंगलवार को संजय सिंह ने चंडीगढ़ जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की थी। और एक बड़ी खबर है, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। जस्टिस मनमोहन की बेंच करेगी सुनवाई। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली। केजरीवाल की ओर से दी गई सारी दलीलों को खारिज कर दिया और सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने ईडी की ओर से पीएमएलए की धारा 70 को भी बरकरार रखा, जिसके तहत किसी कंपनी या राजनीतिक दल को पीएमएलए के दायरे में लाती है। केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा समय तक ईडी के समन को गंभीरता से नहीं लिया गया। कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक साजिश बताने वाली दलील को भी खारिज कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है। हेमा मालिनी पर दिए बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे।
कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान रणदीप सुरजेवाला का ये बयान अब उन पर भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने उन्हें हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में नोटिस जारी किया है। सुरजेवाला को अब इस मामले में 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इस मामले पर एक्शन की मांग की है। खड़गे को भी इस मामले में 11 अप्रैल तक जवाब देना होगा कि उन्होंने इस मामले में क्या कदम उठाए। और चुनाव प्रचार के लिए मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कमान संभाली है। डिंपल यादव ने जीत का दावा करते हुए इंडिया गठबंधन के बिखराव और उस पर उठते सवालों का भी जवाब दिया। जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ठाकरे के फैसले का सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया है। पण या पुढच्या काही भवितव्यासाठी म्हणून खंबीर नेतृत्वाची गरज असताना म्हणून मी त्यांना सांगितलं मला काही अपेक्षा नाहीयेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। आणि माझ्या गावागावातल्या सगळ्या महाराष्ट्रामधून आलेल्या माझ्या सर्व महाराष्ट्र सैनिकांना मला फक्त एकच सांगायचं आहे, विधानसभेच्या तयारीला लागा। और कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया। ये देखते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। विशाखापट्टनम से पुलुसु सत्यनारायण रेड्डी, तिरुपति से डॉक्टर चिंता मोहन, नेल्लोर से कोपुला राजू, अनकापल्ली से वेगी वेंकटेश, एलुरु से लावण्य काबूरी और नरसरावपेट से अलेक्जेंडर सुधाकर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की 12 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। राज्य की 175 विधानसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसी दिन लोकसभा चुनाव के लिए भी मतदान होगा। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां महाविकास अघाड़ी ने भी लंबी चर्चा के बाद सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के बाद उद्धव ठाकरे बड़ी भाई की भूमिका में हैं। 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 17 और एनसीपी शरद गुट 10 सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। इस दौरान उद्धव ने बीजेपी को घेरा। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है, और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे है, याद है ना आपको, दाग अच्छे हैं। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते हैं कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते। सम्राट चौधरी लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार को निशाना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप के बाद उन्होंने लालू यादव पर करारा प्रहार किया। जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो वहाँ पानी ढोने का काम करते थे। लालू यादव ने क्रिकेट में पानी ढोने वाले को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया था। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पिता की कब्र पर फतिहा ख्वानी पढ़ने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को सशर्त जेल से बाहर आने की इजाजत दी है। मुख्तार अंसारी की कब्र पर आज फातिहा पढ़ा जाना है, जिसमें उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा। पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को निर्देश दिया है कि इस दौरान वो मीडिया से बात नहीं करेंगे।
और राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये रिपोर्ट। देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट बाड़मेर एक बार फिर चर्चाओं में है। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से विधायक के रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के चलते मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। जो छोटा भाई रविंद्र ने आशीर्वाद देने पधारी, आप समारोह बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र भाटी ने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। कन्नौज से खबर है, जहां कलश यात्रा के दौरान झंडे के हाईटेंशन वायर से टकराने पर 10 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती ये लोग कन्नौज में निकल रही कलश यात्रा में शामिल थे। ये सभी एक झंडा पकड़े हुए थे जो हाई टेंशन वायर से टकरा गए और 10 लोग झुलस गए। कलश भरने जा रहे थे भागवत, तो उसमें झंडा लग गया लाइन में, उसमें 8-10 लोग घायल। कहाँ लाए हो? मेडिकल कॉलेज। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। गांव की महिलाएं भागवत कथा के दौरान कलश यात्रा निकाल रही थी। और दिल्ली के गांधीनगर में आग लगने की घटना में भारी नुकसान हुआ है। कपड़े के गोदाम में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक। तस्वीरें एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट कहे जाने वाले गांधीनगर की है। इस आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में कई घंटों तक हड़कंप देखा गया। आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा था। आग की लपटें आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले रही थी। आग की वजह से काले धुएं की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और गाजा को लेकर इटली के अलग अलग शहरों में छात्र और प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने इजराइल की यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च एग्रीमेंट का बहिष्कार किया है। रोम और यरूशलेम के बीच एकेडमिक सहयोग की सरकारी योजना का इटली के छात्र और प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के विश्वविद्यालय दोहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रिसर्च करेंगे, जिसका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री उद्देश्य के लिए किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि इजराइल गाजा के लोगों पर बमबारी कर रहा है। ऐसे में उसके साथ किसी तरह का समझौता सरकार को नहीं करना चाहिए। रोम के अलावा मिलान, ट्यूरिन, नेपल्स और बारी में भी प्रदर्शन किया गया। आतंकी संगठन ISIS खुरासान ने लंदन और पेरिस में फुटबॉल की चैंपियंस लीग के आयोजन के दौरान हमले की धमकी दी है। दोनों जगह सुरक्षा बढ़ा दी। ये लंदन का एमिरेट्स स्टेडियम है। यहाँ फुटबॉल की चैंपियंस लीग गेम्स का आयोजन होना है। इस्लामिक स्टेट ने 4 स्टेडियम पर हमले करने की धमकी दी है, जिसे लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। यूरोपियन सॉकर की गवर्निंग बॉडी का कहना है कि सभी मैच तय समय के अनुसार ही होंगे। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन ISIS खुरासान ने 4 स्टेडियम पर हमले करने की धमकी दी थी। उधर पेरिस में भी धमकी के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहाँ भी चैंपियंस लीग के मैच होने हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने हाल ही में मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 144 लोग मारे गए थे। और पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह के बेटे प्रकाश लंगाह को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकाश के पास से नशे का सामान बरामद हुआ है। शिमला पुलिस ने प्रकाश लंगा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। इनके पास से 42 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। प्रकाश लंगा पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगा के बेटे हैं। सुच्चा सिंह अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं। एक गुप्त सूचना के आधार पर शिमला बस स्टैंड के पास एक होटल से ये गिरफ्तारी की गई। प्रकाश लंगा को पहले भी नशे के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब और हिमाचल में नशे के कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।